नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। दोस्तों आइए देखते हैं यूपी पीसीएस मेंस और आईएएस मेंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न की 1919 के भारत सरकार अधिनियम 1919 के भारत सरकार अधिनियम के मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए। मुख्य प्रावधानों का वर्णन कीजिए। तो इसमें देखिए केवल एक लाइन की भूमिका लिखेंगे बस कि 1919 के भारत सरकार अधिनियम के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित हैं। तो इसमें देखिए मुख्य प्रावधान इसमें मात्र 10 हैं। तो पहला देखिए कि इस अधिनियम के द्वारा अर्थात 1919 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रशासन के सभी विषयों को केंद्र एवं प्रांतों में बांट दिया गया। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रशासन के सभी विषयों को केंद्र एवं प्रांतों में बांट दिया गया। साथ ही देखिए तो इसमें देखिए केंद्रीय सूची के विषय थे, उसमें क्या था, उसमें मुख्यतः 4 थे: विदेशी मामले, रक्षा, डाक तार, सार्वजनिक ऋण इत्यादि। ये केंद्रीय सूची के विषय थे, अर्थात इसमें केंद्र सरकार कानून बनाएगी। दूसरा देखिए कि प्रांतीय सूची के विषय थे, तो इसमें 5-6 मुख्य थे, जैसे कि स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, भूमि कर, अकाल सहायता इत्यादि। और ये महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि केंद्रीय सूची के विषय पर, जो केंद्रीय सूची का विषय था उस पर सपरिषद गवर्नर जनरल को अधिकार था पूरा। और दूसरा कि जो प्रांतीय सूची के विषय थे उस पे जो प्रांत का गवर्नर था उसको अधिकार था पूरा। दूसरा देखिए कि प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन एवं द्वैत व्यवस्था लागू की गई। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन एवं द्वैत व्यवस्था लागू की गई। तो द्वैत व्यवस्था देखिए क्या होती है। तो देखिए जो प्रांतीय सूची के विषय थे, प्रांतीय सूची के विषय कौन से थे, जैसे देखिए स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, भूमि कर, अकाल सहायता। तो ये जो प्रांतीय सूची के विषय थे इनको भी 2 वर्गों में पुनः बांट दिया गया। एक था आरक्षित विषय, दूसरा था हस्तांतरित विषय। तो आरक्षित विषयों पर सपरिषद गवर्नर जनरल को पूरा अधिकार था। जो उस राज्य का गवर्नर था उसको उसकी परिषद के साथ अधिकार था आरक्षित विषय पर कानून बनाने का। और इसमें देखिए थे पुलिस था, वित्त था, न्याय था और जेल। ये मामले किसे थे, उस राज्य के, उस प्रांत के गवर्नर को, और साथ ही ये आरक्षित विषय में आते थे। दूसरा देखिए कि प्रांतीय विषय, प्रांतीय विषय में थे, इसमें थे शिक्षा मुख्यतः था और स्वशासन था और स्वास्थ्य था। शिक्षा और स्वास्थ्य था हस्तांतरित विषय। और हस्तांतरित विषय पर किसको अधिकार प्राप्त था, तो इसमें अधिकार था प्रांतीय विधानमंडल के भारतीय मंत्री। प्रांतों के जो विधानमंडल होते थे तो उसमें जो नेता चुन के जाते थे तो उनके जो मंत्री थे उनको अधिकार था हस्तांतरित विषयों पर। और आरक्षित विषयों पर किसे अधिकार था, सपरिषद गवर्नर जनरल को अधिकार था। तो ये था 2 मुख्य। तीसरी महत्वपूर्ण विशेषता थी 1919 के अधिनियम की कि जो अवशिष्ट शक्तियां थी वो केंद्र सरकार के पास थी। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र सरकार के पास थी। चौथा देखिए कि केंद्र में द्विसदनी व्यवस्था लागू की गई। जो केंद्र था उसमें द्विसदनी व्यवस्था लागू कब की गई, 1919 के अधिनियम के द्वारा। जैसे अभी लोकसभा राज्यसभा होते हैं तो उस समय क्या था, राज्य परिषद, जो आज का राज्यसभा था, राज्यसभा है, उस समय राज्य परिषद कहा जाता था। और जो अभी का लोकसभा है तो उस समय केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा उसे कहा जाता था। और इसी केंद्रीय विधानसभा में ही 8 अप्रैल 1929 को 8 अप्रैल 1929 को भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंका था। 5वां देखिए कि प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई। प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली कब लागू की गई, 1919 के एक्ट के द्वारा। 6वां देखिए कि सिखों, यूरोपियनों, एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाइयों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान कर दिया गया। ये था 6ठी विशेषता। 7वां देखिए कि गवर्नर अध्यादेश जारी कर सकता था। 8वां देखिए कि केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट को अलग कर दिया गया। केंद्रीय बजट से प्रांतीय बजट को अलग कर दिया गया। 9वां देखिए
कि इस अधिनियम में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था। इस अधिनियम में लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान किया गया था और 1926 ईस्वी में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हो भी गया, लेकिन प्रावधान था 1919 के अधिनियम में ही। 10वां देखिए कि 1919 का जो ये अधिनियम था तो इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन का प्रावधान था कि 10 वर्ष के अंदर 10 वर्ष पूरा होने पर इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी कि इस अधिनियम ने क्या खोया क्या पाया। इसकी समीक्षा के लिए एक आयोग बनाने का प्रावधान किया गया था। तो आयोग बनना था मुख्यतः 19 के बाद 10 साल बाद, तो 1929 में। किंतु उस समय की जो वर्तमान ब्रिटेन में सरकार थी उसको यह लगा कि अगले चुनाव होने वाले हैं उसमें लेबर पार्टी की सरकार बन जाएगी और जो भारत के हित में आयोग का गठन कर सकती है, इसलिए वो 10 साल के पहले ही होना था आयोग का गठन 2029 में, किंतु 10 साल उससे पहले ही 1927 में ही एक आयोग का गठन कर दिया गया, जिस आयोग को नाम दिया गया साइमन आयोग या साइमन कमीशन। तो 1927 में इसका गठन हो गया। किस लिए? 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए। फिर इस साइमन आयोग ने 1928 में आया, 27 में गठन हुआ किंतु 28 में आया और 29 में भी आया, 2 बार आया। और इसने जो रिपोर्ट दी उसी रिपोर्ट के आधार पर 3 गोलमेज सम्मेलन जो हुए थे उसमें विचार हुआ। साइमन आयोग ने जो रिपोर्ट दी थी उसी रिपोर्ट पर बहस के लिए 3 गोलमेज सम्मेलन का आयोजन हुआ था और इसी गोलमेज सम्मेलन जो तीनों हुआ उसका एक प्रारूप ब्रिटेन की संसद में प्रस्तुत किया गया और उसके बाद 1935 का भारत शासन अधिनियम बना। तो ये थे 1919 के मुख्य प्रावधान जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रीलिम्स, इंटरव्यू और मेंस तीनों एग्जाम के लिए। तो मिलते हैं जल्दी अगले प्रश्न में, तब तक सादर नमस्कार।